नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का 6वां लेक्चर पढ़ेंगे। 6वें लेक्चर का पार्ट 1। इस 6वें लेक्चर को मैंने 3 भागों में बांटा है क्योंकि ये 6वां लेक्चर जो है इसमें जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा मेंडल्स लॉ, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। इसको हम 3 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। मेंडल्स लॉ क्या होता है? देखो, जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो किसी चीज को शुरुआत करने वाला कोई ना कोई होता है, तभी कोई चीज शुरुआत होती है। उसी तरीके से जो जेनेटिक्स है इसका अध्ययन तो बहुत पहले से था और कुछ ना कुछ करेक्टर बहुत पहले से ही लोग मानते थे कि अपने पिता पुत्र से ही मतलब अपने माता पिता से ही करेक्टर जो होते हैं वो बच्चों में आते हैं। जैसे बहुत पहले ही गांव में कहावत कही जाती थी कि जैसे जेकर माई बाप तैसे तेकर लड़का और जैसे जेकर घर द्वार तैसे तेकर फरका। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके माता पिता जिस तरीके से रहेंगे उसी तरह से उनके जो संतान होगी वो भी होगी। तो ऐसा लोग बहुत पहले से कहा करते थे, लेकिन इसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। लोग कहते थे ये अपने मामा पे गया है, ये अपने नाना पे गया है। जो कोई लड़का होता था तो कहते थे ये अपने पापा पे गया, अपने चाचा पे गया है। तो ये सब चीजें ऐसे कही जाती थी, ऐसा आदमी अनुभव करता था बहुत पहले। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे अनुभव करता गया, आदमी के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी कि अगर ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। तो इस साइंटिफिक रीजन को बहुत से वैज्ञानिक जैसे गार्डनर थे, एक डार्विन थे, लेमार्क थे, ट्रेविरेलस थे, ये सब तमाम वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आनुवंशिकता के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना स्टार्ट किया। लेकिन इन लोगों ने जो अध्ययन किया वो संतोषजनक नहीं था। इन्होंने जो अध्ययन करके प्रकाशित किया, जो अपने नियम दिए, ये बहुत हद तक जेनेटिक नहीं थे, मतलब साइंटिफिक नहीं थे, बहुत ज्यादा सर्वमान्य नहीं थे। फिर अंत में 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जिसको अब चेकोस्लोवाकिया कहते हैं। वहीं के एक निवासी थे। वहां एक चर्च था, उसी चर्च में ये पादरी थे। चर्च जानते हो, जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुसलमान भाइयों का मस्जिद होता है, वैसे जो ईसाई होते हैं उनका चर्च होता है। तो चर्च में ये पादरी थे, यानी कि फादर थे, यानी कि पुजारी थे। तो वो यहाँ मंदिर जो चर्च था, चर्च में पादरी का काम भी करते थे और उसी चर्च के अगल बगल में वो किचन गार्डनिंग का भी काम करते थे। तो किचन गार्डनिंग में एक बार इनके दिमाग में आया तो इन्होंने मटर बोया और मटर बोने के बाद उस मटर की संतति का अध्ययन इन्होंने करना शुरू किया। तो मटर की संतति का अध्ययन करने के बाद इन्होंने दो सिद्धांत दिए। तो उन्हीं 2 सिद्धांतों को हम मेंडल्स लॉ का नाम से अध्ययन करते हैं। ये जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स ही एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकी के बारे में पूर्णतया वैज्ञानिक रूप से किसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया और जो अंत में जाके सर्वमान्य सिद्ध हुआ। इसीलिए जो मेंडल हैं इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। देखो, आनुवंशिकता संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, इसीलिए इनको आनुवंशिकी का जनक कह देते हैं हम लोग। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया को अब क्या कहते हैं? चेकोस्लोवाकिया नाम से जाना जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध, तो इस समय जो ऑस्ट्रिया था वो ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आधुनिक समय में ये चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मेंडल का जन्म हुआ था। अब देखो, मेंडल के पूर्व के वैज्ञानिक जो थे, गार्डनर हो चाहे वो डार्विन हो, और तमाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी पर कुछ अध्ययन किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, वो असफल हो गए। उनकी असफलता के क्या क्या कारण थे, पहले हम इनको जान लेते हैं कि वो जो मेंडल से पहले वाले जो वैज्ञानिक थे वो असफल क्यों हुए थे और मेंडल सफल क्यों हुए थे। इन दोनों में क्या अंतर था, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट में, इन दोनों के अध्ययन में, रिसर्च में क्या अंतर था कि ये बाकी सब वैज्ञानिक फेल हो गए और ग्रेगर जॉन मेंडल सबसे पहले सफल हो गए।
तो उसका सबसे पहला कारण था कि जो मेंडल से पहले वाले वैज्ञानिक थे वो क्या क्या करते थे, उन्होंने पौधे के सभी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया। पौधों के सभी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं मटर ही मान लो, मटर का अध्ययन उन्होंने स्टार्ट किया तो एक बार में सभी चीजों का अध्ययन किया। जैसे उनकी लंबाई, सीड कैसा है, मतलब उसका बीज है गोल है या झुर्रीदार है, पत्तियां हरी हैं या थोड़ी कम हरी हैं, ज्यादा हरी या कम हरी, ऐसे चीजों का एक साथ ही अध्ययन करने लगे। सभी चीजों का एक साथ, मतलब उसके जितने ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर थे सबका एक साथ अध्ययन करने लगे। और व्यक्तिगत लक्षणों का अलग अलग अध्ययन नहीं किया। व्यक्तिगत लक्षणों का मतलब कि जैसे मान लो अगर लंबाई के बारे में केवल अध्ययन कर रहे थे तो उनको केवल लंबाई के बारे में ही अध्ययन करना था, बाकी और चीजों के बारे में नहीं। लेकिन वो सब क्या करते थे कि पौधे के जितने भी महत्वपूर्ण लक्षण हैं सबको एक साथ लेके चलते थे। तो एक साथ लेके चल रहे थे तो नहीं हुआ, जैसे कहने नहीं जाता है एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो वही जब एक नहीं साध रहे थे, सब साध रहे थे तो एक नहीं साध रहा था, इसीलिए वो कोई नियम दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है तो इनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से कौन सा बदलाव हुआ है, ये बदलाव किस सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक। और संततियों का विकल्पी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया। संततियों का विकल्पी लक्षण, जैसे विकल्पी लक्षण का मतलब एलील होता है। एलील होता क्या है आगे हम जब इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन आज अभी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो कोई लक्षण है, लक्षण हम मान लेते हैं पौधे का रंग। पौधे का रंग एक लक्षण है। अब पौधे का रंग एक लक्षण है, लेकिन उसका पौधे का हरा होना और पीला होना, ये दोनों क्या है, एक अल्टरनेटिव है। तो इन्हें जो दोनों अल्टरनेटिव हैं इनको हम क्या कहते हैं, विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे मान लो ये दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम पर इसी एक जगह पे यहाँ पे पीला वाला है, एलील पीला वाला मतलब रंग को पीला करने वाला जीन है, और इसी पे बिल्कुल करस्पॉन्डिंग लोसाई पे यहाँ पे एक हरा करने वाला जीन है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को एलील कहेंगे। ठीक। तो यही होता है एलील। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन हम जब टर्मिनोलॉजी बताएंगे तब आप लोगों को बता देंगे कि एलील होता क्या है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो संतति के विकल्पी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया कि जैसे लंबाई को ले लो तो एक ड्वार्फ होगा, एक टाल होगा और एक मीडियम साइज का होगा। या अभी दाने को ले लो, मटर के दाने को, तो एक झुर्रीदार होगा और एक गोल होगा। तो ये सब चीजों के कैरेक्टर को उन्होंने एक साथ अध्ययन किया, अलग अलग नहीं किया। अतः यह पता नहीं लगा जा सका कि किसी भी पीढ़ी में एक लक्षण के विभिन्न रूप किस अनुपात में थे, मतलब कि अगर पौधा लंबा था या छोटा था तो वह किस अनुपात में घट या बढ़ रहा था और उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, इस सब चीज का अध्ययन वो नहीं कर पा रहे थे जो मेंडल से पहले वाले वैज्ञानिक थे। संकर संतति में परागण पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा गया। जो संतति होती थी उनके बीच में, जैसे मान लो मटर की खेती हम कर रहे हैं, मटर पे रिसर्च कर रहे हैं, अब हमको जब यही नहीं पता है, मान लो मटर जिस पौधे पे फली लगी उसको तो हम मान लिए कि हाँ ये फीमेल है, इसका फीमेल इससे हम पा रहे हैं, तो उसकी माता का कैरेक्टर तो हम पा गए, लेकिन हमको यही नहीं पता है कि उसके मेल का कैरेक्टर कहाँ से आया, मतलब वो परागकण कहाँ से आया। जब हमको यही नहीं पता होगा तो हम कैसे ये बता पाएंगे कि हाँ ये पौधे पे उस मेल के कैरेक्टर का क्या इफेक्ट पड़ा, जो मेल का पॉलन आया उसका क्या कैरेक्टर इसमें प्रदर्शित हुआ। तो जो परागण होता था ये पूर्ण नियंत्रित नहीं होता था, तो हमको पता ही नहीं चलता था। फीमेल का कैरेक्टर तो पता चल जाता था लेकिन मेल का कैरेक्टर ही नहीं पता चलता था कि कहाँ से आया परागण और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करके कौन सा बना दिया, क्या परिवर्तन कर दिया, कुछ पता ही नहीं चल पाता था। ठीक। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारक। अभी हम और भी कारक पढ़ेंगे कि क्यों ये असफल हुए थे। उनका विश्वास था कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षण उनके संतान में पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वे अलग अलग नहीं रहते। उनका कहना था कि माता से कोई एक कैरेक्टर ए आया और पिता से कोई कैरेक्टर एक बी आया, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, ए बी एक ही साथ रहेंगे। अब जब अगली बार एक साथ ही रहेंगे, ये कभी अलग नहीं होंगे। तो ये जो इनका कहने का तात्पर्य था वो गलत था। ये तो पहला सही था कि हाँ ये दोनों एक साथ आके रह जाते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं रहते हैं। कैसे? अगर इनका फिर से आपस में क्रॉस कराया जाए तो ए और बी ये दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए ये लोगों का जो मानना था
ये मानना ही गलत था, इसलिए ये लोग असफल हो गए। सभी वैज्ञानिकों ने मात्रात्मक लक्षणों पर कार्य किया। मात्रात्मक लक्षण का मतलब होता है कि उसकी मात्रा का अध्ययन किया। जैसे सिंपल से मान लो कि जैसे किसी कोई पौधा है, गेहूं का कोई पौधा मान लो, गेहूं का पौधा है वो 60 कुंटल पर हेक्टेयर उपज दे रहा है, एक 40 कुंटल प्रति उपज दे रहा है। तो इसी 40 को और 60 को और 40 को ही उन्होंने दिमाग में रख के कार्य किया कि ये 60 क्यों दे रहा है, ये 40 क्यों दे रहा है, जबकि ये जो 40 कुंटल और 60 कुंटल पैदा करने के फिनोमिना है, ये बहुत हद तक मिट्टी पे और एनवायरनमेंट पे, पोषक तत्वों पे, आदि चीजों पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम बिल्कुल कायदे से और बिल्कुल पुष्टता से ये नहीं कह सकते कि हाँ इसी जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से इसमें प्रोडक्शन बढ़ गया या इस जेनेटिक कैरेक्टर से यहाँ पे प्रोडक्शन घट गया, क्योंकि इसके भी और कई फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मात्रात्मक जो लक्षण है इनका यह सिस्टम फेल हो गया। इनके संतति के लक्षणों में स्वतः विविधता के फलस्वरूप व्यक्तियों में स्पष्ट अलग अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सका, अलग अलग विभाजित नहीं कर पाए ये, क्योंकि मात्रात्मक लक्षणों का ये लोग अध्ययन कर रहे थे, तो इसीलिए ये अलग अलग इनको विभाजित ही नहीं कर पाए। तो विभाजित अगर नहीं कर पाएंगे, जितना ज्यादा वेरिएशन करके हम अध्ययन करेंगे कि हाँ इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मतलब सब अलग अलग अगर हम अध्ययन करेंगे, एक साथ नहीं, एक साथ अगर करेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तो हम निकाल ले जाएंगे। तो ये लोग सब क्या कर रहे थे, एक ही में कर रहे थे, तो इसीलिए ये लोग सफल नहीं हो पा रहे थे। अब मेंडल सफल क्यों हुए, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, ये इनके जो पिछले वाले वैज्ञानिक थे, ये डार्विन और बाकी और जो थे, ये लोग जो फेल हुए थे उनके कारण तो मैं बता चुका। अब मेंडल सफल क्यों हुए थे, इनके कारण हम जान लेते हैं। मेंडल की सफलता के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें से पहला कारण क्या था, पहले से ही सभी बातों को स्पष्ट रूप से समझकर कार्यक्रम बनाना। जैसे कि नासा जो है, एग्जाम्पल के रूप में समझो, नासा क्या है कि मंगल पर जाने के लिए 2-3 बार ट्राई किया, 2-3 बार फेल होने के बाद तब वो जाके पहुंच पाया। लेकिन इसरो ने क्या किया, नासा क्यों फेल हुआ उसका उसने अध्ययन किया और पहले बार में ही सफल हो गया, मतलब देर आए और दुरुस्त आए। तो मेंडल ने क्या किया कि इन्होंने पहले यह अध्ययन किया कि ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं, फिर उसका अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने उसमें सुधार किया और सभी बातों को स्पष्ट रूप से समझकर फिर अपना कार्यक्रम बनाया कि हमको इस प्रकार से रिसर्च करना है। प्रयोगात्मक पदार्थ का सावधानी पूर्वक चुनाव, जैसे कि वो लोग जो कर रहे थे वो एक, हम ये कह सकते हैं कि उनका जो चुनाव था वो सही से नहीं वो कर पा रहे थे, लेकिन मेंडल ने बहुत सोच समझकर एक पौधा लिया, मटर का पौधा लिया, जिससे वो आसानी से इस पे रिसर्च कर पाए। अब मटर का पौधा क्यों लिया, मटर का जो पौधा, आम का क्यों नहीं लिया, ऐसा सोच सकते हो ना कि मटर का लिया, आम का क्यों नहीं लिया, या लीची नहीं लिया, या कुछ और क्यों नहीं लिया। मटर को इसलिए लिया क्योंकि इसमें स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हम करा सकते हैं। पहला तो एक कारण ये था। दूसरा एक कारण था कि ये एक ही साल में उसके पूरा जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगर हम आम ले लेते तो आम एक पीढ़ी उसकी पूरी होने में 10 साल, तो हमको 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी तक अध्ययन अगर करना हो तो 70-80 साल, इतने में तो मर जाते हो। तो इसीलिए उन्होंने मटर को चुना, और जो उनको कैरेक्टर पढ़ने के लिए चाहिए थे, जो समझने के लिए, जैसे उसका फूल है, अब जैसे मान लो गेहूं ले लेते तो गेहूं का फूल उनको दिखता ही नहीं कायदे से कि हाँ ये सफेद है या पीला है या लाल है या गुलाबी है, तो उन्होंने मटर को ही चुना क्योंकि इसमें फूल भी दिख रहे थे, उसकी फली भी दिख रही थी, फली मोटी है या पतली है, सीड भी दिख रहा था, हरा है, पीला है, गोल है, चिपटा है, कैसा है। तो इसीलिए उन्होंने एक सावधानी पूर्वक किसी एक शुद्ध पौधे का चुनाव किया। पौधों में स्पष्ट तथा स्थिर विकल्पी लक्षण, वही जो एलील होते हैं, इसमें एक स्थिर एलील थे और ये क्या थे, स्पष्ट थे। और फिर अगला क्या है, संकरों की संतान उत्पन्न करने की क्षमता में बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई पेरेंट है, मान लो ये पेरेंट है, कौन सा, एक पेरेंट ये एक्स है और एक पेरेंट एक्स और वाई है। अब इन दोनों में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो एक्स एक्स बनेगा और एक्स वाई बनेगा और एक्स एक्स बनेगा, ऐसे ये 3:1 के अनुपात में
बनेंगे, जिसको हम आगे बताएंगे 3:1 के अनुपात में क्यों बनेंगे। तो ये होना कायदे से होना चाहिए, इनमें परागण होना चाहिए, इनकी जो F1 संतति है ये उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होनी चाहिए। नहीं पता चले कि मेल जो है स्टेराइल है या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जा रही है, कोई इसमें और जेनेटिक समस्या है जिससे अगली जो संतान है वो उस कायदे से उत्पन्न ही नहीं हो पा रही है। मतलब कि चाहे नर उसमें काम नहीं कर पा रहा है, चाहे मादा उसमें काम नहीं कर पा रही है। तो अगर संतान उत्पन्न करने में ही F1 पीढ़ी उत्पन्न करने में ही समस्या होगी तो रिसर्च कैसे करेंगे। इसीलिए संतान उत्पन्न में करने की क्षमता में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा पौधा चुना जिसमें बाधा नहीं थी, कायदे से पॉलिनेशन करा दो तो अगली पीढ़ी तैयार हो जाएगी। प्रयोग करने के स्पष्ट उद्देश्य और उतने प्रयोग करना जितने प्रयोगात्मक पौधे में स्थिर विभिन्न लक्षण माता पिता से आते हैं। मतलब एक कायदे से एक पॉपुलेशन चुना उन्होंने, न बहुत लंबी पॉपुलेशन की हाँ ऐसे हमने 20-25 हजार पौधों पे रिसर्च करना शुरू कर दिया, ये केवल 10-12 पौधे पे। उन्होंने एक ऑप्टिमम पौधों की संख्या ली, यहाँ इतने पौधों की संख्या को हम अध्ययन करेंगे, तो इसीलिए वो सफल हो गए। अब अगला क्या है, अभी और भी कारण हैं वो सफल क्यों हुए थे। अस्वस्थ पौधों के सभी परिणामों से मिलने की अनिश्चितता के कारण केवल स्वस्थ पौधे, जैसे मान लो कोई अस्वस्थ पौधा हो गया क्या, उसमें लग गया पाउडरी मिल्ड्यू। जैसे मटर का पौधा उन्होंने लिया था तो उसी को हम समझाते हैं, उसमें लग गया पाउडरी मिल्ड्यू, या उसमें फ्रूट बोरर लग गया, वो खा गया पौधे को, या उस पौधे में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, वो कायदे से ग्रो ही नहीं कर पाया, तो उसके कैरेक्टर कुछ ना कुछ बदल ही जाएंगे। अगर कायदे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो छोटा ही रह ही जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ड्वार्फ है। नहीं, हो सकता है वो टाल वैरायटी का हो लेकिन न्यूट्रिएंट न मिलने की वजह से ड्वार्फ हुआ। इसीलिए जो अस्वस्थ पौधे थे, जो बीमार पौधे थे, उनमें जो रिजल्ट देने की अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी, उसको उन्होंने अवॉइड किया और केवल हेल्दी पौधों को ही चुना, हेल्दी पौधों के ही कैरेक्टर को उन्होंने नोट किया। अब रेसिप्रोकल क्रॉस का प्रयोग किया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब जैसे मान लो कि एक ये पेरेंट है और एक ये पेरेंट है, ठीक, ये इसका पिता है और ये इसकी माता है। अब इन दोनों में क्रॉस किया गया तो एक बार पिता इसको बनाया गया, मान लो इसके पास X था, इसके पास Y था। अब एक बार इसको पिता बनाया गया और इसको माता बनाया गया, तब एक संतति उत्पन्न हुई F1। उसके बाद अगली बार क्या होगा कि इसको माता बनाया जाएगा। पहली बार इसको पिता बनाया गया था, दूसरी बार इसको माता बनाया गया, और इसमें पहली बार इसको माता बनाया गया था, दूसरी बार इसको पिता, मतलब बदल बदल के, एक बार वो माता बन गई, एक बार ये पिता बन गया, ऐसे करके क्रॉस कराया गया। तो इसको हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस इसको कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस का प्रयोग अर्थात एक बार जो प्रभेद माता के रूप में प्रयुक्त किया जाए, दूसरी बार उसको नर के रूप में प्रयोग करना। तो इन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस करके भी देखा, जिससे यह पता चल जा सके कि हाँ मेल का कैरेक्टर कौन सा है और फीमेल का कैरेक्टर है कौन सा, इससे यह निश्चितता हो जाती है। रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में हम और डिटेल में अध्ययन करेंगे, लेकिन कब, जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे और आगे। चिंता मत कीजिए, आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे। प्रत्येक प्रयोग में निश्चित पौधे रखना, एक निश्चित पौधे ही रखे उन्होंने, ऐसा नहीं कि हाँ पिछली बार 10 पौधे पे अध्ययन किया, आपकी बार 50 पे अध्ययन किया, अगली बार 150 पे, फिर अगली बार फिर 10 पे, ऐसा नहीं। उन्होंने एक निश्चित पौधे पर अध्ययन करना शुरू किया, तो इसीलिए वो सफल हुए। और सभी निरीक्षण का रिकॉर्ड तैयार करना, जितने भी वो रिसर्च करते जा रहे थे अपने, तो उनके जो रिजल्टेंट थे उनका वो प्रॉपर एक टेबल बना रहे थे, उसका एक कायदे से रिकॉर्ड रख रहे थे, जिससे वो आगे अध्ययन कर पाए और कोई एक निष्कर्ष निकाल पाए। प्रत्येक पीढ़ी की संतान का भी उनके लक्षणों के आधार पर गिनकर लेखा जोखा तैयार करना है। कि जैसे मान लो कि एक ड्वार्फ था, एक छोटा पौधा था, एक बड़ा पौधा था, इन दोनों में क्रॉस किया गया तो मान लो 4 पौधे तैयार हुए। अब इन 4 पौधों में कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं, इनका भी अध्ययन किया गया। जैसे मान लो 3 छोटे हैं, 1 बड़ा है, तो ये भी उन्होंने नोट किया कि हाँ इसमें जो बने थे उसमें 3 छोटे बने थे, 1 बड़ा बना था। छोटा बड़ा बना था लेकिन किस अनुपात में बना था, यह भी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा, कि जिससे ये पता चले कि हाँ कौन ज्यादा प्रभावकारी है या किस अनुपात में इनमें परिवर्तन हो पा रहा है। तो ये थे मेंडल की सफलता के कुछ महत्वपूर्ण कारक। Thanks for attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Suga Agriculture Classes with विजय कुमार गिरी। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें जिससे मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे आपको और भी उपयोगी वीडियो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू ऑल।